हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? नीलेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये आर्ट्स एक एफडी कोड का एक पेपर सेट है हिंदी का, जो आपका ये 24 फरवरी को पेपर होने वाला हिंदी का ना, उसमें देखना सेम टू सेम इससे क्वेश्चन फँसेंगे। तो चलो इसको हम लोग एक-एक कर सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हो ये 70 मार्क का आपका पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के आपके ओएमआर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक है। रस मीमांसा के लेखक का हमें नाम बताना है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि तितली कृति की विधा है। भाई तितली कृति की विधा हमें बताना है। तितली सबसे पहले किसकी रचना है भाई? तो जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है और उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। कंकाल तितली इरावती, तीन ये काफी फेमस उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप लोग थर्ड प्रश्न देख सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। किसके लेखक है? गांधी की देन के, या हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के? तो सही ऑप्शन है गांधी की देन के। ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है बताना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पन्त की, भगवत चरण उपाध्याय की, या फिर जयप्रकाश भारती की? तो देखो साहित्य और जो कला है यह किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा भगवत चरण उपाध्याय की रचना है। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम बताना है। आप लोग यहाँ देख सकते हो राधाचरण गोस्वामी, तुषेन शास्त्री, दौलत राम और धर्मवीर भारती। ये हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्लोत्तर युग में आपके धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि रीतिकालीन कवि है। ओके, रीतिकालीन कवि का नाम बताना है। सीधे सीधे इसमें आपका पद्माकर दिख रहा है। कहीं भी आपका पद्माकर आ जाए, या भूषण आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने केशव दास नाम सुना होगा, काफी ये फेमस कवि हैं। मतीराम आपने नाम सुना होगा, ये सभी के सभी रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 है छत्रसाल दशक के रचयिता है। छत्रसाल दशक के रचयिता का हमें इस वीडियो में नाम बताना, इस क्वेश्चन में नाम बताना है। मतीराम, भूषण, घनानंद, या हरि औध? तो देखो प्रश्न संख्या 7 के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार रीतिकालीन कवि भूषण है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है तारसप्तक का, ठीक है, तारसप्तक के संपादक है। तारसप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 9 है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना ज्ञानदीप है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका है, या फिर क्षणदा है? प्रश्न संख्या 9 में हमें ये बताना है। तो देखो युगवाणी हम लोग के सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के एक तरह से सुकुमार कवि माने जाते हैं, ये उनकी रचना है। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है। ओके, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। हमें ये बताना है कि साहित्य की विधा है। जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, या नाटक? तो सही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपका सी वाला हो जाएगा। ये संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। स्मृति की रेखाएं संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 11 है करुण रस का स्थायी भाव है। भाई करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुणा शोक होगा। डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है कि पीपर पात सरिसमन डोला में हमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो उपमा अलंकार ये हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। काफी फेमस पंक्ति है यह। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 क्या है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु? उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। इसमें हमें छंद बताना है कि कौन सा छंद है। तो देखो इसमें आपका 16 छंद है। आप इसमें मात्रा गिनकर भी पता लगा सकते हो। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो भाई अनुचर, अनु प्लस चर से ये मिलकर शब्द बना है। अनु प्लस चर से मिलकर बना है, तो इसमें ये अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 14 है उसके लिए बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। ओके, नेह जो है तद्भव शब्द है जिसका हमें तत्सम रूप बताना है। तो नेह मीन्स प्यार, नवीन, नक्षत्र, या फिर स्नेह? हमें प्रश्न संख्या 15 में ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये डी वाला कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम जो रूप है वो स्नेह है। ठीक है, चलो उसके बाद
प्रश्न संख्या 16 है कि वेद पुराण में समास है। भाई वेद पुराण हो गया, इसका समास विग्रह करोगे तो वेद और पुराण होगा। या फिर जैसे ये माता पिता हो गया, बीच में ये हाइफन आता है, जैसे ये आपका दिन रात हो गया, ऐसे शब्दों में आपका क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और द्विगु समास ये जैसे ये संख्यावाचक होता है, ये संख्यावाचक होता है, जैसे आपका त्रिभुज होता है। ठीक, तो द्विगु और द्वंद्व में आपका डिफरेंस क्लियर। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या देखो यहाँ पे 17 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको अगर डायरेक्ट याद हो तभी हो पाएगा। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप बताना है तो वो युष्मत हो जाएगा, आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पे देख सकते हो कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। भाई भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो देखो कर्ता की या कर्म की या क्रिया की, तो भाई भाव दिया ही नहीं है तो ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में प्रधानता होती है तो इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो भाव की प्रधानता होती है, लेकिन भाव ऑप्शन में दिया नहीं है तो आप ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। भाई किसी वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य के देखो दो तत्व होते हैं। कोई भी वाक्य लिखोगे तो उसमें क्या आता है, उद्देश्य और आपका विधेय होगा। ठीक है, तो ये दो तत्व होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखो अविकारी शब्द को अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। तो अब तक हमने ये 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। अब चलो आगे के प्रश्न, जो एमसीक्यू के अलावा अब ये आपके खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें आपके संदर्भ व्याख्या जीवन परिचय निबंध आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं, इनको भी मैं करा देता हूं। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो पहला यहाँ पे आप देख सकते हो ये गद्यांश एक रहेगा, ये गद्यांश इससे रिलेटेड 3 प्रश्न दिया रहेगा जिसका उत्तर देना होगा। अथवा देकर यहाँ नीचे भी एक गद्यांश दिया रहेगा, यानी 2 रहेगा, दोनों में से आपको किसी एक को हल करना होगा, लेकिन मैं दोनों करा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही प्रकार के रुचि रखते हो। यही से पता चल गया कि आपका जो ये मित्रता चैप्टर है, मित्रता चैप्टर है जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र रामचंद्र भाई शुक्ल जी ने जिसको लिखा है, उस चैप्टर से ये लिया गया है गद्यांश। तो सिंपल, अब इस अवतरण का संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आसानी से लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य से, सॉरी माफ करना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लिख दोगे तो इसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो ये रेखांकित अंश यहाँ से दिया है यहाँ तक, तो इसकी व्याख्या बना बना कर लिख लेना। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, नहीं आ रहा है तो आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका इसका 2 मार्क, और ये एक प्रश्न है, इसको पढ़ोगे तो ये नीचे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 मार्क 6 मार्क हो जाएगा। तो चलो ये पहला प्रश्न इसमें हो गया। उसके बाद ये अथवा वाला है, इसको भी मैं करा देता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे देखो ये आपका अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। पहली पंक्ति से पहला ही ये वर्ड जो है यहीं से पता चल गया अजंता। तो आपका एक अजंता चैप्टर है आपके बुक में, जिसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो अब आसानी से इसका जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत अवतरण के शीर्षक का नाम लिखना है, शीर्षक यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो लिख देना कि प्रस्तुत शीर्षक मतलब प्रस्तुत शीर्षक का नाम क्या है भाई, शीर्षक का नाम तो अजंता है। ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक का नाम अजंता तथा लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय, ऐसे लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या जो भी ये रेखांकित अंश किया है पूरा किया है, तो इसका भाई अपने हिसाब से बनाकर व्याख्या करते रहना। मैं व्याख्या यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, तो काफी टाइम लगेगा। प्रश्न संख्या सेकंड देख लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे सेकंड देख सकते हो, इसमें आपका जैसे 2 गद्यांश था, तो यहाँ प्रश्न संख्या सेकंड में 2 पद्यांश रहेगा। 2 क्या रहेगा, पद्यांश संबंधित प्रश्न रहेगा। तो यहाँ चलो पहला देख लेते हैं। पहला यहाँ पे देखो ये पद्यांश जो पूछा गया है, ये क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाऊ सौ दे, बूझती सांच न हंसी, कोहे जनक कोहे जननी कौन नारी कौ दासी। ये आपका देखो, ये आपका सूरदास जी द्वारा पद चैप्टर लिखित है ना, सूरदास जी द्वारा, वहां की पंक्तियां हैं। तो आप सिंपल यहाँ बता दे तो पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है, तो भाई ये सूरदास जी द्वारा जो पद चैप्टर है उससे लिखित है, उससे लिया गया है, तो आसानी से संदर्भ लिख सकते हो। मैं चैप्टर का नाम बता दिया, कवि का नाम बता दिया, तो आप करते रहना इसकी संदर्भ व्याख्या, बाकी आप इसका अर्थ अच्छे से पढ़ लेना अपनी बुक से। आगे मैं चलता हूँ। अब देखो अथवा कर कर यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी चलो आ गया। ठीक है, लैपटॉप थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अथवा कर कर यहाँ पे देखो एक और पद्यांश दिया है, और इस पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे आपका 2 नहीं 3 प्रश्न पूछा हुआ है, 2-2 मार्क का। ठीक, ये क्या है, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा,
तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन चुन के चुनती अविरत। अब देखो ये आपका चींटी, यही से आप पहचान गए कि आपका भाई जो चींटी वाला चैप्टर है जिसको मतलब लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, उससे ये है। तो आसानी से अब इसका संदर्भ पूछा है तो संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत है। सिंपल ऐसे लिख दोगे। उसके बाद रेखांकन की व्याख्या, आप अर्थ जानते हो इसका, आसानी से बना बना कर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ एक प्रश्न पूछा है, इसका आंसर देते रहना, मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या देखो यहाँ पे थर्ड है आपका, यहाँ पे प्रश्न संख्या थर्ड, दो गद्यांश दिया रहेगा जो संस्कृत के आपके हिंदी में संस्कृत वाले चैप्टर है, अनिवार्य संस्कृत जिसको आप कहते हो, उससे यहाँ पे दो गद्यांश रहेंगे, दोनों में से किसी एक का संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। और इसमें संदर्भ लिखते समय लेखकों का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो चलो, जैसे ये वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, तो ये यहाँ से पहचान गए कि ये वाराणसी वाले से ये लिया गया है, ये कहाँ से, वाराणसी वाले से लिया गया है। तो आसानी से इसका आप संदर्भ लिख लेना और हिंदी अनुवाद जो भी है इसका कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। बाकी हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है तो आप बुक से इसको पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद अथवा में देखो यहाँ पे भी है कि आम राष्ट्रद्रोह यवन राज एकम इदम भारत राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यानी। अब देखो इसको भी आप पहचान गए होगे भाई कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका जो मतलब जो संस्कृत वाला पाठ है उसमें जो चंद्रशेखर वाला, देशभक्त चंद्रशेखर वाला चैप्टर है, वहां से ये लिया गया है गद्यांश, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से इसका अर्थ अर्थ क्लियर कर लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। चौथा प्रश्न आपका क्या रहेगा, चौथा प्रश्न रहेगा यहाँ पे दो आपके श्लोक दिए रहेंगे जिनको संस्कृत का पद्यांश बोला जाता है। तो इन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपका संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। तो देखो ये क्या है, आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता मुख अस्पष्ट वक्ता च योजनाति स पंडिता। ये आपका जो प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है ना, उसी में से ये श्लोक ले लिया गया है, ठीक। तो आसानी से इसका सब लोग अर्थ भी जानते होंगे, संदर्भ व्याख्या कर दोगे, संदर्भ व्याख्या मैं बोल रहा हूँ हिंदी अनुवाद, तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और अथाओं में कर यहाँ पे भी एक आपका धान्य नाम उत्तम आप लोग देख सकते हो, ये है। तो ये आपका जो ये सेकंड वाला है ना, इसका ये आपका कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये आपका आई थिंक ये यार जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से आई थिंक लिया गया है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको देख लेना, बाकी तो ये तो आसानी है, सब लोग इसी को पढ़ेंगे। तो चलो ये हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का 1 मिनट, प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्न संख्या 5 में आपका खंडकाव्य संबंधित प्रश्न रहेगा और खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है भैया। तो आप देख लेना कि आप किस जिले से संबंधित हो, उस जिले का खंडकाव्य याद कर लेना। प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न रहेगा, क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय, ख में कवियों का जीवन परिचय, और 5+5 = 10 मार्क का जीवन परिचय रहेगा। और मैं हमेशा बताता हूँ कि लेखकों में आप जयशंकर प्रसाद जी का और उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का और एक किसी और का रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएगा। और कवियों में तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, उसके अलावा सूरदास का, इन 3 का याद कर लेना और एक किसी और का, कम से कम 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये भी फंस जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आगे चलता हूँ। आगे प्रश्न के साथ में एक श्लोक लिखना होता है, तो श्लोक तो आप याद ही कर लिए होंगे अपने बुक से, जो संस्कृत वाला पार्ट है उसमें से, तो आसानी से यहाँ पे लिख देना, 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो संस्कृत के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर देना रहेगा, 4 प्रश्न रहेंगे, 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, जिसका 2 मार्क मिलेगा। आसान आसान प्रश्न होते हैं। देखो, श्वेत केतु कस्य पुत्र आसित, भाई श्वेत केतु किसका पुत्र था। तो मान लो अब इसको आप नहीं करना चाहते हो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। श्वेत केतु आरुण्य मतलब आरण्य का पुत्र था, तो लिख दो कि श्वेत केतु आरण्य सुपुत्र आसित, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये प्रश्न इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो इसको मान लो छोड़ दो। आतुरस्य मित्रम कह भवती, ठीक है, इसका आंसर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत्, चंद्रशेखर अपने पिता का नाम क्या कहा, ठीक है, ये बताना है। तो स्वतंत्र कहा, तो किम की जगह आप स्वतंत्र लिख दो। काम खत्म, 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो। आप किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, किसी भी 4 में से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 8 इस तरह रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ प्रश्न संख्या 9 देख सकते हो। दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आपको चूज कर यहाँ निबंध लिखना रहेगा और जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। और प्रश्न संख्या जो 10 है, इसमें आपको दिए गए टॉपिक में 2 टॉपिक में से कभी कभी एक भी दे देता है किसी किसी पेपर सेट में। यहाँ 2 दिया गया है तो 2 में से आपको किसी एक पे चूज कर पत्र लिखना है, ठीक है, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा।
तो ये आपका पूरा पूरा पेपर सेट रहा, ठीक है। और एक तरह से इसका मैंने, एक तरह से बोला जाए तो फुल मैंने पूरा पूरा सॉल्यूशन भी करा दिया, ठीक है। जो भी मैं संदर्भ व्याख्या मतलब नहीं बताया, आपको नहीं आ रहा है, जैसे मैं तो बता दिया हूँ लेकिन डिटेल में नहीं बताया, तो उनको आप अच्छे से किताब से देखकर क्लियर कर लेना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करना। चलो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।